हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल करंट अफेयर्स मार्च से लेकर अगस्त 2020 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ में उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर मैं दूंगी, लेकिन आपको भी आंसर पोज करके देना होगा, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज का कट ऑफ है 13 आउट ऑफ 15। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the upper house of the parliament, which of the following statement is and are correct? 1. Only two union territory of Delhi and Pondicherry have representation in Rajya Sabha. 2. The fourth schedule of the constitution deals with the allocation in the upper house. 3. Allocation of seat to the state in upper house on the basis of population. A 1 and 2, B 2 only, C 2 and 3, D 1 2 3. चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द राज्यसभा। तो स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि जो सीट जो एलोकेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो ये बिल्कुल ही राइट है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन इन द अपर हाउस, तो ये भी बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि ओनली 2 यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि अब जो है दिल्ली पुडुचेरी के साथ जम्मू एंड कश्मीर का भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होगा, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है। तो आपका आंसर होगा सी, that is 2 and 3. Next question, health is a subject under state list. In spite of that, recently central government has come up with health guideline and declared lockdown of whole country on the basis of which law? A. Epidemic Disease Act 1987, B. National Disaster Act 2005, C. Model Public Health Act 1995. 1A only, 2A and B only, 3B and C only, 4B only. जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल में हेल्थ गाइडलाइन निकाला और लॉकडाउन भी कर दिया पूरे कंट्री का। तो ये जो किया गया है स्टेप, वो किस बेसिस पे किया गया है? तो उसका आंसर होगा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987, नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर होगा 2, that is A and B only. Next question, which of the following statement is and are correct about POCSO Act? 1. The act defines a child as any person below 16 years of age. 2. The act protects children from sexual harassment and pornography. 3. The act provides for speedy trial defense through special courts. Which of the following is and are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 1 2 3, D 2 and 3. The answer is statement number 1 कहता है कि child any person below 16 years of age। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अनुसार 18 ईयर्स ऑफ एज से बिलो जो भी चिल्ड्रन है उनको एज अ चाइल्ड कंसीडर्ड किया जाता है, ठीक है। तो जब आपका स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा तो थ्रू एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ओके, एंड ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर इज डी, दैट इज 2 and 3. Question number 4, consider the following statements regarding the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. 1. Manrega provides right to work as fundamental right. 2. It implements the provision of directive principle of state policy. 3. It ensures social inclusion. Many of our laborers who are working in town areas move to their village, and that's why Manrega scheme is very important in this scenario. क्वेश्चन का आंसर होगा 2 and 3, क्योंकि मनरेगा जो है वो राइट टू वर्क एज फंडामेंटल राइट केवल एडल्ट को देती है,
ठीक है। तो राइट टू वर्क जो है, राइट टू वर्क टू एडल्ट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए यहाँ पे वन स्टेटमेंट गलत होगा। तो आंसर इज बी 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि राजस्थान में अभी काफ़ी उलटफेर हुआ है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो हैं और राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हुआ था, इसीलिए ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से। सो क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। 1, 52nd अमेंडमेंट वॉज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। 2, 91st अमेंडमेंट वॉज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नॉन। द आंसर इज बोथ 1 and 2, क्योंकि 1985 में 52nd अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। 91st अमेंडमेंट भी रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। वो कैसे, तो देखिए 52nd अमेंडमेंट जो आया था 1985, उसके अंतर्गत केवल 1/3 जो मेंबर हैं किसी एक पार्टी के, वो अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा, जिसको बाद में 91st अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया गया और 2/3 member of any party can join to another party, then there will be no anti defection, यानी 2/3 मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोक सभा। 1, he holds the casting vote in case of a tie. 2, he can't vote in the house while a resolution for his removal is under consideration in the house. 3, he remains in the office even after resolution of Lok Sabha. Which of the following statement is and are correct? A 1 and 3, B 2 and 3, C 1 2 3, D 3 only. स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं। ही होल्ड द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं। ही कांट वोट इन द हाउस व्हाइल अ रेजुलेशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन इन द हाउस। ये स्टेटमेंट एक्चुअली में कहीं भी दिया नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और स्पीकर के लॉ से रिलेटेड कोई भी एक्ट में, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। एंड जब 2 गलत हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन बचेगा ए एंड डी। तो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। ही रिमेन्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द रेजुलेशन ऑफ लोकसभा, ये बिल्कुल सही है और इसलिए स्टेटमेंट नंबर ए यानी कि इसलिए आंसर ए 1 and 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पीएम केयर्स फंड एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन पीएम केयर्स फंड एंड पीएम National Relief Fund is and are. 1, PM Cares was set up as a public charitable trust on March 27, 2020. It is meant for supporting relief or assistance of any kind relating to a public sector emergency, calamities, whereas PM National Relief Fund was a public authority under the ambit of RTI Act 2005. Statement number 2, PM Cares Fund is not audited by Computer and Auditor General, whereas Prime Minister National Relief Fund is audited by CAG. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो अच्छे से देखते हैं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि पीएम केयर्स फंड काफ़ी न्यूज़ में है तो आने की संभावना है। पीएम केयर्स फंड जो है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिल्कुल सही है, और ये मार्च 27, 2020 में बना था। ये जनरल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम केयर्स फंड कब बना था, तो मार्च 27, 2020। इसका पर्पस यही था कि सपोर्ट करना है, रिलीफ देना है और असिस्टेट करना है जब कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या कैलेमिटीज़ होता है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड एक्चुअली पब्लिक अथॉरिटी है और वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा पीएम केयर्स फंड नहीं आता है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है पीएम केयर्स फंड इज़ नॉट ऑडिटेड बाय सीएजी
वेयर एज PM नेशनल रिलीफ फंड इज ऑडिटेड बाय CAG। तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि PM केयर्स फंड तो सही है, CAG के द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है, लेकिन PM नेशनल रिलीफ फंड भी CAG के द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है। तो आंसर इसका होगा A1 ओनली, as PM National Relief Fund is audited by independent auditor according to RIS। तो याद रखिएगा कि PM नेशनल रिलीफ फंड भी किसके द्वारा ऑडिट किया जाता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following features is and are mentioned in Surrogacy Act? 1. Ethical surrogacy is allowed to needy couples who have been childless for 5 years of their marriage. 2. Establishing a national surrogacy board, state surrogacy board, and appropriate authority in the state and UT. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D none of the above. The answer is B2 only, क्योंकि सरोगेसी एक्ट के अंतर्गत इथिकल सरोगेसी को अलाउ किया गया है, ठीक है। कमर्शियल सरोगेसी जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, यानी कि कोई भी पैसा नहीं दे सकता और ले सकता है सरोगेसी के लिए, ठीक है। सरोगेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई कोई कपल है, वो उनके पास अगर वो उनके पास बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो सरोगेट मदर्स होती हैं जो कि अपने वोम में बच्चे को कंसीव करती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कमर्शियल सरोगेसी होती है, उसके बदले वो पैसा लेती थी। अब ये इंडिया में बिल्कुल कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है और इथिकल सरोगेसी अलाउ है इंडिया में। और इसके अनुसार जो भी मदर 5 years ऑफ देयर मैरिज अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो पहले जब ये लॉ आया था तो बोला गया था कि कोई कपल्स ऐसा कर सकती है, लेकिन अभी हाल में लॉ को चेंज किया गया और कहा गया कि कोई सिंगल मदर या विडो जो है वो भी बच्चे को ले सकती है, ठीक है, सिरुगेसी मेथड के थ्रू। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट नंबर 2 सही होगा, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। इथिकल सरोगेसी के अंतर्गत एक नेशनल सरोगेसी एक्ट के अंतर्गत एक नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनाई जाएगी और स्टेट सरोगेसी बोर्ड भी बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज एंड आर इनकरेक्टली मैच्ड? ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड करना है। ए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। बी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्पेशल प्रोविजन इन इज गिवन। डी 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, GST इंट्रोड्यूस्ड। तो देखते हैं इसका आंसर। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी बना था, इसलिए ये सही है। स्टेटमेंट नंबर बी कहता है कि 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी और कुछ टेरिटरी ट्रांसफर किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर स्पेशल प्रोविजन इज गिवन, तो ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली 101 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड है GST से, और 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे C एंड D इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, C एंड D इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, consider the Medical Termination of Pregnancy Act 2020. 1. It extends the upper limit for permitting abortion from 20 weeks to 24 weeks under special circumstances. The special categories include rape survivors, victims of incest only. 2. It also provides the requirement of 2 registered medical practitioners for termination of pregnancy up to 20 weeks of gestation. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. चलिए आंसर की तरफ चलते हैं।
अभी हाल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 काफ़ी न्यूज़ में है। इसका कारण ये है कि जो अबॉर्शन पहले होता था वो 20 वीक्स के अंतर्गत हो जाना चाहिए था, अब उसको बढ़ा दिया गया है और 24 वीक्स किया गया है। लेकिन सभी कंडीशन में नहीं किया गया, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया गया है। ठीक है, तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है? जो रेप सर्वाइवर होते हैं उसकी कंडीशन अगर ऐसा हो तो उसका अबॉर्शन अलाउ है। उसके अलावा विक्टिम ऑफ इंसेस्ट का भी अलाउ है, और उसके अलावा माइनर के भी अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो उनका भी अलाउ है। और प्लस डिफरेंटली एबल्ड यानी जो डिसेबल्ड होते हैं उनका भी अगर ऐसा कंडीशन है तो अलाउ है अबॉर्शन फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स। ठीक है, तो ये अलाउ कर दिया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो ये बिल्कुल सही है कि उसके लिए क्या करना होगा कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनका परमिशन बहुत ज़रूरी है अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, अगर अबॉर्शन का कंडीशन है तो अबॉर्शन करवाने के लिए परमिशन का लेना ज़रूरी है। स्टेटमेंट नंबर 1 एक्चुअली में गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ यहाँ पे वनली स्टेटमेंट दिया गया है। यूपीएससी एग्जाम में वनली स्टेटमेंट पे काफ़ी फोकस करें क्योंकि उससे पता चल जाता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेशल कैटेगरी इंक्लूड रेप सर्वाइवर एंड विक्टिम ऑफ इंसिस्ट ओनली। तो ये तो गलत है ना, सिर्फ रेप सर्वाइवर और विक्टिम के लिए तो नहीं है, माइनर और डिसेबल्ड भी है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर इज बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टेक द ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन? ए प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर, डी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। एक्चुअली ओथ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ लेना होता है, लेकिन जो अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन का वो केवल प्रेसिडेंट लेते हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं या फिर प्रेसिडेंट लेते हैं। तो आंसर इज ए प्रेसिडेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ए के गोपालन, स्वतंत्रता पार्टी सी राजगोपालचारी, सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन 1 1 and 2 only, 2 1 and 3 only, 3 1 and 4 only, 4 1 2 3 4। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा पोज करके। तो इसका आंसर देखते हैं। भारतीय जनसंघ जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो ए के गोपालन ने बनाया था। स्वतंत्रता पार्टी जो है वो सी राजगोपालचारी ने बनाया था। सोशलिस्ट पार्टी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। तो देखते हैं कौन बनाया था। चलिए अब चलते हैं इसके आंसर पे। तो कौन सा आंसर सही है? तो भारतीय जनसंघ जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, वो बिल्कुल सही है। और सोशलिस्ट पार्टी जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनवाया था। सोशलिस्ट पार्टी जो है वो आचार्य नरेंद्र देव जो है उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो है डी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो जब आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता है तो यानी फोर्थ ऑप्शन आपका जब गलत हो जाएगा तो आपके पास बचता है 1 and 2। और भारतीय जनसंघ तो हम लोग सभी जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, लेकिन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ए के गोपालन ने नहीं बनवाया था। स्वतंत्रता पार्टी जो है वो सी राजगोपालचारी ने बनवाया था। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, यानी ए एंड सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट? अभी हाल में लेबर कोड लॉ बनाया गया है, अभी हाल में 4 सोशल कोड बनाया गया है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट? 1 द कोड ऑफ वेजेस इज वन ऑफ द 4 कोड दैट would subsume 43 labor law. It will be applicable to both organized and unorganized worker. Statement number 2, the act will amalgamate the Payment of Wages Act 1936, Minimum Wage Act 1948, the Payment of Bonus Act 1965, Equal Remuneration Act 1976. 3.
The central government can only set the floor wage for all sector. State government has no role in this regard. 4. Employer is responsible to fix the minimum wage of the labor of a particular firm. अभी हाल में लेबर कोड बनाया गया, 4 लेबर कोड, वो रिप्लेस किया है 43 को नहीं, वो रिप्लेस किया है 44 लेबर को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 पे देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है द एक्ट विल एमलगमेट द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जितने भी एक्ट है उनका डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आने के चांस है। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 में आया था, और मिनिमम वेज एक्ट जो है 1948 में आया था। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया था, और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया था। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ पावर होता है फ्लोर वेज डिसाइड करने का, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फ्लोर वेज होते हैं उसको डिसाइड करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं। एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द मिनिमम वेज ऑफ द लेबर ऑफ ए पार्टिकुलर फर्म। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर दिया गया है कि वो फ्लोर वेज और मिनिमम वेज को डिसाइड करें। एम्प्लॉयर के पास ये पावर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, द कोड ऑफ वेज इज वन ऑफ द 4 वेज दैट वुड सबस्यूम 44 लेबर लॉ। ठीक है, और ये जो है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर और मनरेगा वर्कर को भी इंक्लूड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: 1 सिटीजनशिप क्लॉज, 2 चेंजेस इन द स्टेट बाउंड्रीज, 3 चेंजेस इन द यूनियन लिस्ट, 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Ratification of a state is required in A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 only, D 1 2 3 4। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 में ये मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करना है। उसमें बहुत सारे क्लॉज है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर की भी अप्रूवल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन कौन से क्लॉज में रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट जरूरी है। ठीक है, तो सिटीजनशिप क्लॉज में ज़रूरी है, चेंजेस इन द स्टेट बाउंड्रीज में ज़रूरी है, या चेंजेस इन द यूनियन लिस्ट में ज़रूरी है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ज़रूरी है। ऑप्शंस आर A 1 and 2, B 2 and 3, C 3 only, D 1 2 3 4। यस, द आंसर इज C 3 only। ठीक है, सिटीजनशिप क्लॉज में ज़रूरत नहीं है, और फिर स्टेट बाउंड्रीज में भी ज़रूरत नहीं है, और फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आंसर हो गया इसका 3, चेंज इन द यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ 2020 काफ़ी न्यूज़ में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ 2020 कम अप विद द फॉर्मेशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसफर पर्सन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ 2020 इज in news, so that's why this question is important. Recently, Transgender Act of 2020 come up with the formation of establishing a national council for transgender person. Which of the following will be its member? 1 Union Minister of Social Justice, 2 Minister of State for Social Justice, 3 Minister of State, 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्ट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Recently, Transgender Act of 2020 come up with the formation of establishing a national council for transgender persons. Which of the following will be its member? 1 Union Minister of Social Justice, 2 Minister of State for Social Justice, 3 Minister of Health, 4 Representative of Niti Aayog। A 1 2 3 4, B 1 3 4, C 1 2 4, D 1 and 2। आई होप यू हैव गिवन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसका आंसर क्या है देखते हैं। तो इसका आंसर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस मेंबर हैं
ट्रांसजेंडर एक्ट 2020 के अंतर्गत जो NCET बनाने की बात चल रही है उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस मेंबर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस भी मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नीति आयोग भी मेंबर है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मेंबर नहीं है। एक्चुअली हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर हो सकते हैं, कोई सेक्रेटरी या कोई भी इसके मेंबर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, तो इसीलिए 3 को आप कट कर दो, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा C 1 to 4। ओके, तो आंसर इज, इसका आंसर क्या है? C 1 to 4। मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन मेंबर होते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जो है उसके चेयरपर्सन होंगे NCT के। मेंबर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस वाइस चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसके मेंबर्स देख लेते हैं, NCT के मेंबर्स। तो पहले तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एज ए चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस वाइस चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भी मेंबर होंगे, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, होम अफेयर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट से, होम वेलफेयर से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। उसके अलावा नीति आयोग से भी मेंबर होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी मेंबर होंगे, मेंबर फ्रॉम ट्रांसजेंडर कमिटी एंड 5 एक्सपर्ट फ्रॉम NGO होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।